Hello and good evening, everyone. I am Mansi Ganekar, working in the Investor Education Department of NISM. NISM is the capacity building initiative of SEBI. We at NISM conduct a wide range of activities at various levels with the objective of improving quality standards in the securities markets. At NISM, we work in five broad areas: long and short term academic programs, certifications for market intermediaries, e learning programs, training programs for working professionals and academia, and various investor education initiatives. Today's webinar topic is Basic Principles of Financial Planning in Urdu language. So, for this, we have with us Dr. Sharik Nisar. Dr. Sharik Nisar is an academician, researcher, and finance expert with over 2 decades of experience spanning academia, industry, and global policy engagement. He currently serves as in charge principal and professor of finance at Rizvi Institute of Management Studies and Research in Mumbai, and as a vice chairman of the Mumbai Goa chapter of the Association of Indian Management Schools. Dr. Nisar has contributed extensively to research through books, book chapters, and more than 60 international publications, and has spoken at major global forums across universities and financial institutions worldwide. His work focuses on ethical finance, capital markets, fintech, and financial inclusion, supported by several prestigious fellowships, research grants, and industry recognitions. Now, I would request Sir to begin with the session. Thank you very much. First of all, welcome all participants, and I'm grateful to NISM and its entire team, Sahil, Mansi, and many others, to have encouraged me to deliver this lecture in Urdu. तो अब मैं यहाँ से उर्दू में शुरू करूँगा आप सब लोगों के लिए। और आज का जो प्रोग्राम है ये नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ सिक्योरिटीज़ मार्केट, जो सेबी हमारा फाइनेंशियल रेगुलेटर है, उसका एकेडमिक आर्म है ये NISM। और NISM का काम है पूरे मुल्क में फाइनेंस की नॉलेज को, फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट्स और इस तरह की जितनी भी चीज़ें हैं लोगों की ज़िंदगी के ताल्लुक से, जो माशियात एंड इससे रिलेटेड हैं, इसके बारे में लोगों में अवेयरनेस क्रिएट करना, जानकारी फैलाना, ताकि लोग अपने फाइनेंस को, अपने बजट को अच्छे तरीके से मैनेज कर सकें और साथ ही साथ जो है किसी भी तरह की फ्रॉडलेंट स्कीम वगैरह से बच सकें, अपने आप को बचा सकें। तो NISM एक नेशनल लेवल इंस्टीट्यूट है जो पूरे मुल्क में फाइनेंशियल अवेयरनेस के लिए काम करता है, और हमें उनका शुक्रिया अदा करना चाहिए कि उन्होंने उर्दू जैसी इंपॉर्टेंट लैंग्वेज को भी जो है मिस नहीं किया, और इसमें जो है हम लोगों को मौका दिया है कि उर्दू में भी इस तरह की चीज़ों को आम किया जाए। और इस सिलसिले में ये पहली सीरीज़ है, और मुझे उम्मीद है कि आइंदा भी जो है NISM इस तरह के कदम उठाता रहेगा। तो एक और चीज़ हमें बताना है इससे पहले कि मैं अपने लेक्चर की तरफ मूव करूं, कि ये प्रोग्राम जो है वो फाइनेंशियल अवेयरनेस के लिए है, और इस प्रोग्राम का मकसद जो है इन्वेस्टमेंट एडवाइस वगैरह नहीं है, और किसी भी तरह का जो है यहाँ जो बातें की जाएंगी वो सारी जो है वो फाइनेंशियल लिटरेसी, फाइनेंशियल अवेयरनेस, फाइनेंशियल प्लानिंग के ताल्लुक से होंगी। और इसमें जिसको भी इन्वेस्टमेंट वगैरह करना है वो मशवरे जो है वो अपने एडवाइज़र के साथ बात करके अपनी सिचुएशन के हिसाब से वो लोग करें। आज के प्रोग्राम का ताल्लुक किसी इन्वेस्टमेंट को, किसी स्कीम को प्रमोट नहीं करना है, सिर्फ फाइनेंशियल प्लानिंग के बारे में लोगों को आगाही करना है। तो आज के जो हमारा प्रोग्राम है इसमें सबसे पहली चीज़ तो हम बात करेंगे कि फाइनेंशियल प्लानिंग का तारुफ क्या है। इसका तारुफ पेश करने के बाद बजट कैसे बनाते हैं, बजट की अहमियत क्या है, बजट के तनासुब के बारे में हम बात करेंगे। फिर हम कुछ केस स्टडीज़ के बारे में बात करेंगे, हमारे मुल्क में अखराजात की शक्लें क्या हैं, किस तरह से एक्सपेंडिचर होता है, एक्सपेंडिचर के पैटर्न जो है वो देहाती इलाकों में कैसे हैं और शहरी इलाकों में कैसे हैं। और इसके साथ साथ हम जो है बजट साजी की मश्क भी करने की कोशिश करेंगे। तो आज का जो हमारा प्लान है वो ये सब है। माली मंसूबाबंदी की बात अगर करते हैं तो इसका इस माली मंसूबाबंदी एक तरह से जो है स्ट्रेटजिक अमल है, जिसमें माली जिंदगी के हर पहलू को मुनज़्ज़म करने में मदद करने के लिए डिज़ाइन किया गया है। रोज़ाना की आमदनी, उसे अखराजात से लेकर के तवील मुद्दत सरमायाकारी वगैरह की हिकमत अमलियों पे बात की जाती है,
और ये आम तौर से जो है फौरी ज़रूरियत और जो ज़रूरियात हमारी होती हैं और मुस्तकबिल में जो हमारी ख्वाहिशात हैं, जिसको शरई अंदाज में ज़रूरियात, हाजियात और तहसीनियात के नाम से मौसूम किया जाता है, इन सब के बारे में फाइनेंशियल प्लानिंग कैसे होनी चाहिए और किस तरीके से होनी चाहिए, उस पर हम जायज़ा लेने की कोशिश करेंगे। फाइनेंशियल प्लानिंग के तहत हमें एक वाज़ेह रोड मैप बनाना है, और वो भी, उस पर भी हम बात करेंगे। चाहे वो हंगामी फंड हो, चाहे वो हाउसिंग के ज़रूरतों को पूरा करना हो, चाहे हम रिटायरमेंट की प्लानिंग की बात कर रहे हों। मालियती मनसूबाबंदी की ज़रूरत क्यों पड़ती है? तो सबसे पहले तो इसकी ज़रूरत इसलिए पड़ती है कि हम अपने जो पैसे कमाते हैं उस पर हम अक्सर, अगर आपने गौर किया हो, देखा हो कि अपना कंट्रोल नहीं रह पाता है। हम जब कमा रहे होते हैं तो अखराजात में हम ध्यान नहीं रखते हैं। बाज़ मरतबा बड़ी ज़रूरी चीज़ें जो है हम मिस कर जाते हैं, और बाज़ मरतबा जो है फ़ुरूई चीज़ों पे हम ज़्यादा जो है, या फौरी तौर पे जो चीज़ें हमें सेटिस्फेक्शन देती हैं उस पे ज़्यादा पैसा खर्च करने की कोशिश करते हैं, अगर हमें पता ना हो या अगर हमने ध्यान ना दिया हो। तो माली जो हमारी मनसूबाबंदी की जो सबसे पहली ज़रूरत है वो ये है कि हम अपने बजट पे कंट्रोल कैसे करें। हमें जब तक पता नहीं होगा तो हम कंट्रोल नहीं कर पाएंगे, और हमें कॉन्फिडेंस भी नहीं आएगा। तो सबसे पहला जो जो बुनियादी मकसद है फाइनेंशियल प्लानिंग का, वो ये है कि हमें अपने पैसे पे, अपनी कमाई का इल्म हो अच्छे से, और उस कमाई पे हमें कंट्रोल हासिल हो। अ, ये ज़रूरी है हमें एक वाज़ेह हिकमत अमली बनाने के लिए। इसके अलावा अगर आप देखेंगे कि लोगों को पैसे की ज़रूरियात जो है रोज़मर्रा के ट्रांजैक्शन के लिए होती है, साथ साथ में उनको अगर इमरजेंसी में ज़रूरत पड़ जाए, खुदा न खास्ता किसी ऐसी सूरत हाल से साबका पेश आ जाए जहाँ पे उनके घर में या उनके साथ कोई इमरजेंसी में पैसे खर्च करने की ज़रूरत हो, चाहे वो सेहत के मामलात हों, चाहे वो इमरजेंसी के कुछ और एक्सपेंसेस हों, चाहे वो तालीमी अखराजात हों, और इस तरह की चीज़ें हैं। तो जो गैर मुतवक्के लम्हात हैं उनके लिए तैयार करना, हंगामी सूरत हाल से निपटने के लिए जो है अपनी तैयारी करना, खुदा न खास्ता अगर मुलाजमत चली जाए तो उसके लिए हमारे पास क्या प्लानिंग होनी चाहिए, और इस तरह की तमाम चीज़ों को नज़रअंदाज न करते हुए फाइनेंशियल प्लानिंग के लिए हमारी ज़रूरत पड़ती है। इसके अलावा जो बड़ा मकसद है वो दौलत की तामीर है, जिसको हम वेल्थ क्रिएशन भी कहते हैं। सो अगर आप उम्मी तौर पे जायज़ा लें तो पैसे की ज़रूरत तीन तरह के कामों के लिए होती है। पहला तो हमें रोज़मर्रा की ज़रूरतों को पूरा करना। दूसरा जो है, अगर हमें उससे ज़्यादा पैसा हो तो फिर अपने लिए इमरजेंसी के लिए फ़ंड के इंतज़ाम करना। और अगर इससे भी ज़्यादा हमारे पास पैसे अगर कुछ हैं तो हमें फ्यूचर में अपने लिए कुछ इंतज़ाम करना, ताकि हमारे साथ साथ हमारा पैसा भी काम करे और हम वेल्थ को फ्यूचर में या दौलत की तामीर कर सकें। तो ताकि जब हम रिटायर हों या जब हमें कभी इमरजेंसी की ज़रूरत पड़े तो उन पैसों से हमारी ज़रूरियात की तकमील हो सके। सो वक्त के साथ साथ पायदार दौलत का इर्तिका जो है वो तामीर करना, ये हमारी ज़िंदगी के अहम मकासद में से भी होता है जहाँ तक फाइनेंशियल लाइफ का ताल्लुक है। बजट साजी की ज़रूरत पे अगर हम बात करते हैं तो हम महसूस करते हैं कि तकरीबन 70% के आसपास लोग जो है वो पैसे बचा नहीं पाते हैं, या पैसे बचाने के लिए जद्दोजहद करना पड़ता है। तो पैसे कमाने में जितने भी लोग हों, तकरीबन उसका 70% जो है वो बचत की जद्दोजहद का शिकार होते हैं, बचत नहीं कर पाने की शिकायत करते हैं। और हमेशा उनको तकलीफ रहती है कि हमारी सैलरी जो है हमारी एक्सपेंसेस से कम है, और महीने का जब आखिर आता है तो हमें फिर इधर उधर से इंतज़ाम करना पड़ता है, और जब सैलरी आती है तो हमें फिर जो है उसको पे करना पड़ता है। और बाज़ मरतबा लोग ऐसी सूरत हाल में कर्ज़ों का शिकार हो जाते हैं। तो हमें जो है बजट साजी की ज़रूरत जो है वो इसलिए है कि हम अपने आमदनी और अखराजात को मुनज़्ज़म करें, और मुनज़्ज़म करने के लिए जो फ्रेमवर्क हमारा तैयार है, वो फ्रेमवर्क जो है अ, वो हमारे लिए बहुत अहम होता है कि किस फ्रेमवर्क के तहत और किस तरीके से जो है हम ये काम को अच्छे तरीके से कर सकते हैं। और और ओवर एक्सपेंडिचर से भी जो है हमें बचा जा सकता है। इसमें जो बहुत अहम पॉइंट है वो ये है कि बचत जो है, अगर हम सेविंग करते हैं तो सेविंग जो है हमारे लिए एक तरह से जो है एक कुशन के टाइप और एक जाल के टाइप से जो है वो बनाती है, और वो हमारे लिए एक तरह से फ्यूल का काम करती है, हमारी सेविंग को बिल्ड करने के लिए ईंधन का काम करती है। और जब कभी ऐसी सूरत हाल पेश आती है तो हमें वो तहफ़्फ़ुज़ फराहम करती है, और
ऐसा हमें इस लायक बनाती है कि ज़रूरत पड़ने पे जो है हम एक मुनज़्ज़म तरीके से जो है सरमायाकारी कर सकें, और जो तवील मुद्दत की हो, और उसके हम फ़ायदे को उठा सकें। इसमें एक जो बहुत अहम वसूल है वो 50-30-20 का हमें ध्यान रखना चाहिए कि हमारी जितनी भी सैलरी है, जितनी भी आमदनी है, उसको अगर हम तीन हिस्सों में बांटें, 50%, 30% और 20% इस तरीके से करें, तो 50% पैसे को जो है हम रोज़मर्रा की ज़रूरियात के लिए, अखराजात के लिए, अपने घर की जो जितनी भी चीज़ें हैं, चाहे वो ग्रोसरी हो, चाहे वो खाना पीना हो, चाहे वो मकान के किराए हों, और इस तरह से जो है ज़रूरी जो और अखराजात हैं, उनको उन पे हम 50% के आसपास ही कोशिश करें कि हम पहले अपनी टोटल इनकम का मुआयना करें, और 50% से ज़्यादा इन पे खर्च ना करें जो हमारी ज़िंदगी की अहम ज़रूरियात हैं। कैसे पूरा करना है? अगर हम इस अमल को पूरा कर पाएंगे तो हमारा फाइनेंशियल प्लानिंग जो होगी वो ज़्यादा अच्छे तरीके से होगी, और हम फ्यूचर में भी जो है मुश्किलात से अपने आप को बचा सकेंगे। तो जितनी भी हमारी टैक्स के बाद की आमदनी है, अगर हम टैक्स ब्रैकेट में नहीं है, 12 लाख से कम इनकम है, तो हमें पूरी तकरीबन 6 लाख रुपए के आसपास जो है हमें अपने ज़रूरी अखराजात पे करने हैं। और उसके बाद से जो 20% है, 30% है, वो हमें जो है अपनी जिसको हम तहसीनियात भी कहते हैं अरबी में या उर्दू में, और अपने तर्ज ज़िंदगी को मेंटेन करने के लिए, लाइफ स्टाइल को मेंटेन करने के लिए। और 20% जो है वो हम सेविंग करेंगे, ताकि फ्यूचर में कभी हमें ज़रूरत पड़ जाए तो हम इस सेविंग के जरिए अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकें, अपने आप को बचा सकें। सो 50, 30 और 20% जो है का ये फार्मूला बहुत अहम है। और ये फार्मूला जो है पूरी जो दुनिया भर के जो माहिरीन हैं माशियात के, फाइनेंस के, उनके तजर्बे की रोशनी में ये बना है। सो 30% जो तहसीनियात हैं उसमें आपको लाइफ के इंजॉयमेंट हैं, घूमना फिरना है, खाना पीना है, फैमिली को लेके कहीं बाहर जाना है, और इस तरीके से जो है वो अपनी लाइफ स्टाइल, अपनी सेहत को लेकर के जो अखराजात आते हैं वो 30% करें। ध्यान दें कि ये इससे ऊपर न जाए। और 20% की कोशिश ये करें कि हम इसको अगर बचा सकते हों तो पूरी के पूरी तरह से जो है 20% अपनी सेविंग को हम बचाएं। बजट की कैटेगरीज में जो है आ, तीन कैटेगरीज जैसा कि मैंने जिक्र किया, ज़रूरियात, हाजियात और तहसीनियात है। तो सबसे पहले जो है वो बुनियादी ज़रूरतें हैं ज़िंदगी की। उसके बाद से जो है हमारी ख्वाहिशात हैं। और उसके बाद जैसा कि मैंने बताया कि हमें इसको बचाना चाहिए। इसके डिटेल्स में अगर आप जाना चाहें, तो हमें ये समझना होगा कि हमारा पैसा जो है का सबसे पहला इस्तेमाल क्या है, और उसका कंट्रोल जो है हमारे पास किस तरीके से है। तो अगर हम बुनियादी ज़रूरतों की बात करें तो मकान के किराए हैं, रोज़ाना ज़रूरत है बिजली, पानी, गैस, सेहत की देखभाल, दवाएं, या कम से कम अगर उसमें से कुछ कर्जा अदा हो सके जो हमने कहीं से ले रखा है, और उसको कर्ज अदा नहीं करेंगे तो कर्ज के अक्सर जो है कर्ज के नक़ाइज से नुकसान बहुत हैवी हो जाते हैं। और इस तरह से घरेलू सामान वगैरह पे, ये हमारी बुनियादी ज़रूरत में से हैं। चाहत में से अगर आप कहेंगे तो छुट्टियां हैं, और इस तरह के जो है जैसे हमने बताया कि अपनी ज़िंदगी की जो लाइफ स्टाइल्स है उसको मेंटेन करने के लिए हम जो है उस पर नए कपड़ों वगैरह का ख़रीदना है, या इस तरह से जो है बाहर खाना खाना है, तो ये हमारी वांट्स में से आ गई। और 20% जो हमें बचाना है उसमें से भी हमें ये कोशिश करनी है कि एक इमरजेंसी फंड हम बनाएं, जिसमें से तकरीबन 3 से लेकर के 6 महीने तक के अखराजात, जो हमारी ज़िंदगी के बेसिक अखराजात हैं, जो ज़रूरियात हैं, उनकी सेविंग हमारे पास हर वक्त रहनी चाहिए। ताकि अगर हमें कभी खुदा न खास्ता ज़रूरत पड़ती है, या कभी ऐसी सिचुएशन आती है, नागहानी सूरत हाल होती है जहाँ पे नौकरी छोड़नी पड़े, या नौकरी छूट जाए, या किसी और तरीके की सिचुएशन आ जाए जिसमें हम काम ना कर सकें, तो कम से कम जो है 3 से लेकर के 6 महीने तक का हमारे पास इंतज़ाम है हमारी सेविंग का, जिससे हमारी फैमिली, हमारी ज़िंदगी पे जो है फौरी तौर पे अगर कोई मुश्किल आ जाए तो इतना फ़र्क नहीं पड़ेगा। इतना जो है हमें बना के रखना चाहिए सेविंग में से। इसके अलावा जो है कभी अगर कर्ज है तो हमें उसके लिए भी कुछ कुछ पैसे बचा के रखने हैं, ताकि हमारा कर्ज की जो लोन है या इंस्टॉलमेंट है या जो उसकी अदायगी है उस पर कोई कोई भी फर्क ना पड़े। और इसके अलावा जो है हमें कॉलेज के जो हमारे अखराजात हैं, फैमिली के जो अखराजात हैं, किस तरीके से उसको तालीमी अखराजात को किस तरीके से मैनेज किया जाए,
और इसी तरह से अगर किसी ने घर का लोन ले रखा है तो डाउन पेमेंट जो है, जो होता है, अगर खुदा न खास्ता जॉब जाती है या कोई और ऐसी सिचुएशन आती है तो मकान की इंस्टॉलमेंट पे करने बहुत मुश्किल हो जाएंगे। तो मकान की इंस्टॉलमेंट को पे करना है, ज़रूरी दवाओं का इंतज़ाम करना है, तालीमी इंतजामात करने हैं, और कम से कम 6 महीने के लिए हमारे पास सेविंग इतनी हो कि अगर हमारे साथ कोई हादसा पेश हो या ज़रूरत आन पड़े तो कम से कम 6 महीने तक के लिए हमारे पास बैकअप है, हमारे पास इंतज़ाम है। अब बचत को जो समझने का जो मरहला है, इसका एक बहुत अच्छा फार्मूला है। और हमें ये देखना होगा कि 20% हम कैसे जो है वो बचाने को या कैलकुलेट कैसे करते हैं। तो ये बचत का जो मैट्रिक है, ये बड़ा अपने आप में बहुत ताकतवर मैट्रिक है, जो हमारी मजमूई आमदनी का फीसद जाहिर करता है और कितना फीसद जो है हमारा सेविंग बजट है। और इसका तनासुब अगर आप देखना चाहें तो एक सिंपल सा फार्मूला है कि जो हमारी माहाना बचत है उसको जो है हम डिवाइड करें अपनी पूरी माहाना मजमूई आमदनी से, और जो भी आती है, अगर हमने 1,000 रुपए हमारे पास 10,000 की ऐसा अगर महीने की सेविंग है, सैलरी है, तो 10,000 रुपये में से अगर हमने 2,000 रुपये बचाए तो हमें मालूम होता है कि 2,000 डिवाइडेड बाई 10,000 इज 20%। ये हमारा जो है वो आमदनी का जो है हिस्सा है जो कि हम बचा पा रहे हैं या बचाना चाहिए हमें। हमने एक एग्जाम्पल यहाँ 6,000 का भी दिया है कि 6,000 में से अगर 1,200 करते हैं आप तो आपको 20% का इतना तो मिनिमम तनासुब होना चाहिए। अगर हम अपनी रोज़मर्रा की रेगुलर आमदनी से 20% नहीं बचा पा रहे हैं तो इसका मतलब यह है कि हम कुछ चीज़ों पे ज़रूरत से ज़्यादा खर्च कर रहे हैं, और वो खर्च करने की वजह से ज़िंदगी में अगर कहीं दुश्वारी का सामना करना पड़ा तो ये फिर जो है मुश्किलात खड़ी कर देगा, फैमिली के लिए भी और हम सब के लिए। तो ये जो है, अगर हम जिसको हम फाइनेंशियल फ्रीडम भी कहते हैं, माली आज़ादी, अगर अगर हमने अच्छे वक्त में 20% अपनी सेविंग नहीं बचाई है, 20% अपनी सेविंग नहीं करी है, तो फिर कभी मुश्किल दौर आन पड़ेगा तो हम अपनी आज़ादी को खो देंगे। हम अपनी जो है जो फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस है, जो सॉवरेंटी जिसे हम कहते हैं, कि जो शख्स गरीब होता है वो जो है बार्गेन नहीं कर पाता। इसी ज़मन में मुझे एक हदीस याद आ रही है कि हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि बल्कि उनकी रोज़मर्रा की दुआओं में से एक दुआ ये भी थी कि अल्लाह ताला मुझे गुर्बत से बचा। और बहुत कसरत से दुआएं करते थे। और जब किसी ने पूछा कि गुर्बत से बचाने का दुआ आप बहुत करते हैं, तो उन्होंने कहा कि हाँ, जो आदमी गुर्बत से नहीं बचता वो फिर कर्ज में फंसता है और अपनी आज़ादी को खो देता है। तो हमें फाइनेंशियल जो इंडिपेंडेंस है, माली आज़ादी जो है, ये हमारे लिए बहुत अहम है हमारी ज़िंदगी के बाकी गोल्स को, बाकी टारगेट्स को पूरा करने के लिए। और ये हमारे लिए एक बहुत 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 अहम जो है एक पहलू है हमारे हमारी सेविंग्स का, फाइनेंशियल लिटरेसी का। कितना बचाना चाहिए, इसके लिए जो है वो 20% की हमने बात की है। 50-20, 50%, 30% और 20% का जो हमने तनासुब भी रखा है। और इसमें जो है हमने जैसा कि बताया कि 20% का हमें मिनिमम टारगेट रखना है। इमरजेंसी के ज़खायर बनाने के लिए भी जैसा कि हमने बात की कि कम से कम 3 से लेकर 6 महीने तक के लिए हमारे पास इमरजेंसी फंड हो। और इमरजेंसी फंड जो है वो मिनिमम हमारी जो ज़रूरियात हैं उनको पूरा करने के लिए काफ़ी होना चाहिए, कम से कम 3 महीने। वरना बेहतर यह है कि हम 6 महीने के लिए रखें। इतनी लिक्विडिटी हमें रहना ज़रूरी है, इतना इतना पैसा हमारे पास हर वक्त रहना चाहिए कि कभी अगर ज़रूरत पड़ जाए तो 3-4 महीने, 5 महीने, 6 महीनों को जो है हमें किसी और की तरफ देखना ना पड़े, किसी और से मदद ना मांगना पड़े और किसी और के सामने हाथ ना फैलाना पड़े। ये हमारी फाइनेंशियल मजबूती के लिए या हमारी जो फाइनेंशियल ट्रेन है और उसको पटरी से उतारने से बचाने के लिए बहुत अहम, बहुत बहुत अहम जो है ये उसूल है। इसी तरह से जो है आ, अक्सर लोग प्लान नहीं करते हैं, और वो रिटायरमेंट के करीब आने के बाद वो सोचना शुरू करते हैं कि अब पैसे का हम जो थोड़ी बहुत सेविंग हमारे पीएफ में थी या सैलरी से कुछ बचा रखी है उसका क्या किया जाए। अगर हमने पहले से प्लान नहीं किया होता है
तो फिर बाद में जा करके जब सेविंग करते हैं तो कंपाउंडिंग इम्पैक्ट हमारे पास नहीं आ पाता है। कंपाउंडिंग इम्पैक्ट पे हम आगे चल के बात करेंगे। लेकिन अगर हमने अपने शुरू से कुछ पैसे बचा रखे हैं या आदत बना रखी है और पैसे हम सेव करते रहे हैं, तो वो हमारे लिए रिटायरमेंट के वक्त बहुत काम आते हैं। जब हम किसी वजह से काम नहीं कर सकते या काम से रिटायर हो जाते हैं या हमारे पास और जॉब चली जाती है, तो उस वक्त जो है ये जो रिटायरमेंट वाले जो पैसे अगर हमने पहले से प्लान करके कुछ बचा रखे हैं तो वो हमारे लिए काम आते हैं। और ये अगर छोटी भी हो लेकिन मुस्तकिल सरमायाकारी अगर हम करते रहें तो ये बाद में हमारे लिए बहुत ही कंपाउंडिंग इम्पैक्ट लाता है। उसकी मिसाल मैं दूंगा भी आपको। अगर आप इसको देखें कि कंपाउंडिंग का जो इम्पैक्ट है, कि कंपाउंडिंग से मुराद वो अमल है जिसके जरिए आपकी कमाई या मुनाफा या कमाई जो है लोग इन्वेस्ट करते हैं, जो भी पैसा आपने लगाया। बहुत सारे लोग इंटरेस्ट बेरिंग में लगाते हैं, बहुत सारे लोग इक्विटी में लगाते हैं। वो बहस एक अलग है कि उसमें से कितने शरिया कंप्लायंट ऑप्शन हो सकते हैं। अगर उर्दू के ज़बान के हामिल जो लोग यहाँ बैठे हुए हैं, उसके लिए एक अलग से मौजू हो सकता है बहस का। लेकिन इस वक्त अगर हम सिर्फ बात करें कि अगर आपने कमाई को सेव किया है और सेव करने के बाद अगर थोड़ा बहुत भी अगर उस पर आपको नफ़ा मिलता है, तो किस तरीके से वो आपको जो है एक कंपाउंडिंग इम्पैक्ट लाता है। अगर आप ग्राफ देखेंगे, और ग्राफ जो है कितने अब आप जीरो से शुरू करते हैं और फिर जो है वो 20 साल की मुद्दत में अगर आपने लगातार इन्वेस्ट करते रहे हैं और इन्वेस्ट करने पे जो नफ़ा आया है या जो जो रिटर्न आया है वो भी अगर उसी में शामिल होता रहा, तो किस तरीके से जो है 20 साल की मुद्दत में हम एक बड़ा सा सरमाया जो है अपने लिए बना सकते हैं। सो कम काम कैसे करता है अगर आप इस पे गौर करें, तो एक मखसूस रकम हमने जमा की है और हर साल उस पे जो है मुनाफा आता है, और अगली मुद्दत में वो असल और मुनाफा दोनों मिल करके फिर नफ़ा हासिल करते हैं। और इस तरीके से वक्त गुजरने के साथ साथ इसको स्नोबॉल इफेक्ट भी कहते हैं, के असर से जो है पैसे में तेज़ी से तरक्की होती है। इसमें जो सबसे अहम चीज़ है, जो अहमियत की हामिल जो चीज़ है, वो ये है कि हमें इसमें एक तो हमें जल्दी करना है, रिटायरमेंट के करीब आकर के ये काम नहीं करना है, बिकॉज कंपाउंडिंग इम्पैक्ट जितना पीरियड लंबा होगा उतना ज़्यादा इम्पैक्ट हावी होगा। और अगर पीरियड कम है तो कंपाउंडिंग इम्पैक्ट का जो फ़ायदा है वो हमें नहीं हो पाएगा। तो सबसे पहला जो उसूल है वो ये है कि हम जल्दी शुरू करें, और जितनी जल्दी सरमायाकारी शुरू करेंगे उतनी ही लंबी कंपाउंडिंग इम्पैक्ट अपना जादू जो है चला पाएगा। और लगातार करें, सरमायाकारी करते रहें, क्योंकि इसी से जो है अगर इसमें हमने ड्रॉप किया, इसमें कमिटमेंट नहीं रहा, तो कभी लगाया कभी नहीं लगाया, और इस तरीके से जो है हमारी सेविंग बिल्ड नहीं हो पाएगी। तो हम जो कोशिश करें कि अमाउंट भले ही से कम हो लेकिन जो है वो लगातार हो और वो कंसिस्टेंट हो, उसमें कोई कमी ना हो। सो इसमें कमाए हुए पैसे की जो दोबारा सरमायाकारी होती रहेगी, इससे नफ़ा को बार बार वापस न लें और सब्र करें। सब्र जिस तरह से कि म्यूचुअल फंड के बारे में भी आजकल ऐड आता है कि म्यूचुअल फंड सही है, लॉन्ग टर्म में सही है, क्योंकि अगर आप लगा करने के बाद मार्केट के रिटर्न देखेंगे तो उसमें हो सकता है कि किसी खास पीरियड में जो है मार्केट उतना रिटर्न ना दे रही हो या नुकसान भी हो रहा हो। लेकिन अगर आप 10 साल, 15 साल, 20 साल का पीरियड देखेंगे तो 20 साल में मार्केट नुकसान नहीं देगी, लेकिन एक साल में, 6 महीने में आपको नुकसानात के भी रिस्क रहते हैं। तो इस तरीके से जो है वो हमें ध्यान रखना है कि जल्दी शुरू करें, लगातार करें और सब्र करें। और इसी के साथ कंपाउंडिंग वो अमल है जो वक्त के साथ साथ छोटी या मुस्तकिल सरमायाकारी को बड़ी दौलत में तब्दील करता है। जितनी देर हम इसमें काम करने देंगे उतनी ही हमें उसमें तरक्की होगी। यहाँ पे हमने एक केस स्टडी ली है, और उस केस स्टडी से मुराद सिर्फ यही है कि हम इस केस स्टडी के जरिए कोशिश करें कि कंपाउंडिंग इम्पैक्ट किस तरीके से जो है वो काम करता है। अगर अगर फर्ज कीजिए कि 15 साल का पीरियड है और 15 साल के पीरियड में जो है 9 लाख रुपए लगाए, और अगर 8% जो है तकरीबन आपका रिटर्न आ रहा है, तो आखिर में जो है आपके पास 15 साल के बाद 9 लाख रुपए लगाने की वजह से 17 लाख रुपए जो है आपके 17 17.6 लाख रुपीज होंगे। लेकिन अगर आपने सिर्फ
साल और मुद्दत बढ़ा दी और 9 लाख का सिर्फ 12 लाख किया, 3 साल 3 लाख रुपए बढ़ाए और 5 साल की मुद्दत बढ़ाई, तो तकरीबन आप देखेंगे कि अब यही सरमाया जो है वो तकरीबन 30 लाख का हो जाता है, 30 लाख के आसपास। और उसकी एक और मिसाल जो अगली देखेंगे कि अगर आपने 30 साल का पीरियड लिया है और 18 लाख रुपए की अगर आपने सरमायाकारी की थी, तो 18 जो है वो 75 तक पहुंच रहा है। तो इतना फर्क हो जा रहा है, यानी 4 टाइम 5 टाइम जो है, 4 टाइम से ज्यादा जो है आपको रिटर्न आ रहा है 30 ईयर्स की मुद्दत में, सिर्फ छोटे अमाउंट 18 लाख से। और अगर आपने वही पीरियड कम होता जा रहा है तो रिटर्न भी आपका जो है वो बहुत कम हो जा रहा है। पहली बार अगर 15 साल का जो किया आपने 9 लाख का, तो उसमें 8 लाख रुपए जो है प्रॉफिट आए हैं, 20 साल का किया है तो 18 लाख आए हैं, लेकिन 10 ही साल अगर आपने बढ़ा दिए तो 57 लाख रुपए तक के जो है आपको सेविंग आपके जो है प्रॉफिट आते हैं। और वो आपका 18 लाख जो है वो 57 लाख रुपए और ऐड करने के बाद 75 लाख रुपए तक की आपको सेविंग बिल्ट हो जाती है। तो अगर हर हर महीने अगर हमने सिर्फ 5 हज़ार रुपए की सरमायाकारी की है, तो फिर हमें इस तरीके से जो है वो 30 साल के अंदर जो है तकरीबन 75 लाख रुपए यानी 5 करोड़ रुपए के आसपास का जो है वो हमें कंपाउंडिंग इम्पैक्ट के जरिए फायदा मिलता है। तो इसमें जो जो खास जो पॉइंट हैं इसमें जिसे कहेंगे की टेक अवे, वो की टेक अवे यही है कि सरमायाकारी के वक्त को अगर आप दुगना करते हैं 15 से 30 साल तक, तो आपका अमाउंट जो है दुगना नहीं होता बल्कि ये 4 गुना होता है। 15 साल में 9 लाख रुपए लगाया तो 17 लाख है, और 30 साल में 18 लाख रुपए लगाया तो दोगुना अमाउंट तो दोगुना हुआ, लेकिन प्रॉफिट जो है आपका वो 4 गुना से ज्यादा बढ़ रहा है। तो ये मुरक्कब साजी की वजह से होता है, जिसको हम कंपाउंडिंग इम्पैक्ट कहते हैं। और ये जो है जो लोग सूद में लगाते हैं वो उनको भी, और जो सूद में नहीं लगाते इक्विटी मार्केट में लगाते हैं या शरिया कंप्लायंट ऑप्शंस में लगाते हैं, उनको भी इसी तरह से कंपाउंडिंग इम्पैक्ट मिलता है। हम लोग सवालात लेंगे, लेकिन मैं चाहूंगा कि पहले मैं अपने प्रोग्राम को पूरा कर लूं और फिर उसके बाद से हम लोग कोशिश करेंगे कि सवालात को हम ले सकें। अ, अगर इसी को दूसरे तरीके से देखना हो कि ताखिर की वजह से क्या फर्क पड़ता है, तो ये दूसरा टेबल अगर आप गौर करके देखें कि एक एक वालिदैन ने अपने बच्चों के लिए तालीम के लिए 20 साल बाद जो है 15 लाख रुपए का कॉर्पस जमा करने की बात उन्होंने की है कि 20 साल के बाद 15 लाख, जब बच्चा 20 साल का हो जाएगा तो हमें तालीम के लिए उसके 15 लाख रुपए की जरूरत पड़ सकती है। अब ऐसी सिचुएशन में अगर डिले नहीं किया तो सिर्फ 2,546 रुपये आप लगाते रहे आप पर मंथ, सिर्फ 2,546 रुपये लगाते रहे, तो आपका जो है वो 20 साल में ये चीज जमा हो जाएगी। अगर आपने 17 साल की मुद्दत ली तो फिर अब आपको अमाउंट बढ़ता चला जाएगा और वो 3,474 हो गया, जहां 2,500 था अब वो 3,400 हो गया। और इसी तरह से अगर और पीरियड कम होता है तो 15 साल का पीरियड हो गया तो 4,000 अमाउंट हो गया, 10 साल का हो गया तो 8,000 हो गया। और अगर आखिर के 5 सालों में आपने कोशिश की कि अब हमारा बच्चा जो है वो 10th में आ गया है, उसको 5 साल के अंदर उसको ग्रेजुएशन भी करना है और 12th भी करना है, और उस वक्त अगर आपने कोशिश की अपनी सेविंग को इकट्ठा करने के लिए, सेम 15 लाख रुपए बचाने के लिए, तो अब आपको हर महीने जो है वो 20,000 रुपए से ज़्यादा जो है वो बचाना पड़ेगा। इसका मतलब अगर आप लास्ट कॉलम जो देखें कि जितना जल्दी हमने शुरू किया, पहला जो 20 साल है तो सिर्फ 2-2,500 रुपये हैं, और आखिरी जो 5 साल है उसमें 17,000 रुपये से ज़्यादा हमें जो है एक्स्ट्रा देना पड़ रहा है, सिर्फ इसलिए कि हमने वक्त पे काम नहीं किया था, हमने वक्त पे जो है वो सेविंग को शुरू नहीं किया था। तो इसमें जो हमारे लिए लर्निंग आ रही है या जो सीख है वो ये है कि जितना जल्दी हम आगाज़ करें उतना बेहतर होगा। अगर जल्दी से सरमायाकारी शुरू करते हैं तो तवील मुद्दत तक कम रकम लगाते रहने के बावजूद भी कंपाउंडिंग इम्पैक्ट की वजह से वो हमारा जो है हदफ हासिल हो पाता है। और अगर हमने देर से किया तो फिर जो है कंपाउंडिंग इम्पैक्ट उतना रोल प्ले नहीं कर पाएगा, और हमें फिर ज़्यादा सेविंग्स को अपने जो है वो दूसरे कामों में लगाना पड़ेगा, जो हमारे रोज़मर्रा की ज़रूरियात को भी जो है फिर वो इम्पैक्ट करने लगती हैं। अगर हमें 2,000 रुपये लगाने हों या 20,000 रुपये लगाना हो, तो आप समझ सकते हैं कि अगर हमारी सैलरी उतनी नहीं बढ़ी है तो 2,000 रुपये अगर हम शुरू से लगाते रहते
तो वो बेहतर था, बजाय इसके कि अब आखिर में आकर के 20,000 रुपये लगाना पड़े। तो ताखिर जो है महंगी पड़ेगी। जैसा कि इसमें इस हमने टेबल में देखा है कि अगर 5 साल की ताखिर करें तो दरकार सरमाया जो है दोगुना हो जाएगा। और इसी तरह से अगर 15 साल की ताखिर करें तो 15 लाख के हदफ तक पहुंचने के लिए आपको 20,000 रुपये पर महीने का जो है वो इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। तो ये कोशिश थी कि हम कंपाउंडिंग इम्पैक्ट के बारे में बता सकें कि कंपाउंडिंग इम्पैक्ट किस तरीके से काम करता है। हमारी आधी आबादी हमारे हमारे कौम की जो है वो औरतों पे मुनहसर है। और औरतों के लिए जो है वो माली मनसूबाबंदी जो है वो बहुत अहम हिस्सा होती है। हम सबको पता है कि फैमिली को चलाने में, बजट को मैनेज करने में उनका कितना अहम रोल होता है। बच्चियां जो है ख़ास तौर से अपनी वालदा से तरबियत हासिल करती हैं कि घर को चलाने के लिए जो है किस तरीके से हमें काम करना चाहिए, ताकि हमारे रोज़मर्रा की ज़रूरतें भी पूरी हों और हमें कभी जब इमरजेंसी की सूरत हाल आन पड़े तो भी जो है वो हम मैनेज कर सकें। तो आमतौर से औरतें इस मामले में ज़्यादा स्मार्ट होती हैं, ज़्यादा पहले से ही तरबियत याफ्ता होती हैं, लेकिन उनके लिए भी ज़रूरी होते हैं कि अगर उनको थोड़ा सा और तरबियत मिल जाए तो वो अपने काम को और आसानी से और अच्छे तरीके से जो है कर सकते हैं। इसमें जो सबसे अहम नुक्ता है वो ये है कि माहाना आमदनी और अखराजात को हम ट्रैक करते रहें। अक्सर ऐसा होता है कि हम अपनी आमदनी और अखराजात को जो है वो फॉलो नहीं करते, ट्रैक नहीं करते, और जिसकी वजह से जो है वो हमें हिसाब ही नहीं लगा पाते कि हमें कितना खर्च करना था और हमने कितना कर डाला, और कितना बचाना चाहिए था और कितना हम नहीं बचा सके हैं। तो ख़ास तौर से लेडीज़ के लिए भी ये बहुत अहम है कि हम वो अपनी माहाना आमदनी को या फैमिली की आमदनी को और अखराजात को ट्रैक करें। और उसूल वहाँ भी सेम है कि कम से कम 3 से लेकर 6 महीने तक के अखराजात के लिए एक हंगामी फंड बनाएं, जिसको कहीं अलग रखें, जिसको आम तौर से इस्तेमाल ना करें, कि वो सिर्फ हंगामी हालात में इस्तेमाल करने के उसको कोशिश करें। और ख़ास तौर से अपने जो 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 ज़रूरी अहदाफ हैं, जो कॉमन गोल्स हैं हमारे, मिसाल के तौर पे जो तालीम है, सेहत है, रिटायरमेंट है, इनको जो है उनको प्रायोरिटाइज करें, उनको जो है उनको तरजीह दें, कि हमें किन चीज़ों पे पहले खर्चा करना है और किन चीज़ों पे बाद में करना है। अगर ज़रूरियात हमारी पूरी नहीं हो पा रही हैं तो हम तहसीनियात से या हाजियात से गुरेज करें। हमें पहला काम है कि हम अपनी ज़रूरियात को फोकस करें, और ज़रूरियात के बाद बचता है कुछ तो फिर जो है हम जो है लाइफ स्टाइल वगैरह पे जाएं। तो ये बहुत अहम है। और इस चीज़ को हासिल करने के लिए, अपने गोल को, अपने हदफ को हासिल करने के लिए तवील प्रोग्राम बनाएं, तवील मुदती प्रोग्राम बनाएं। एक 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 स्कीम जो बहुत कॉमन है, आम है, वो एसआईपी है। एसआईपी सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान है। इसमें जो है आप एक छोटी सी रकम जो है हर महीने आप इन्वेस्ट करते हैं। अगर आप शरिया कॉन्शियस हैं तो आप जो है जो शरिया कंप्लायंट फंड है, जिनको सेबी ने अप्रूवल दे रखा है, आप उसमें इन्वेस्ट करते रहें। और अब तो इतना कम है कि अगर कोई 500 रुपये भी बचाना चाहे तो 500 रुपये भी हर महीने सेविंग जो है वो अलग कर सकता है, एथिकल फंड में इन्वेस्ट कर सकता है, या जहाँ पे भी उसको मुनासिब लगे अपनी अपनी तरजीहात के हिसाब से वो जो है इन्वेस्ट कर सकता है। लेकिन इसमें रेगुलर होना बहुत इंपॉर्टेंट है। बार बार सरमायाकारी करें, और इसको कभी ना छोड़ें। अपने अपने एडवाइज़र के साथ चाहे मशवरा करें, चाहे जिसके साथ भी, जो आपका फाइनेंशियल एडवाइज़र है, उसके साथ मशवरा करके अपनी ज़िंदगी के हिसाब से, अपने अखराजात के हिसाब से इस तरह के प्रोडक्ट चूज़ करें जो आपको आसानी के साथ जो है वो इन्वेस्ट करने के लिए मौके फराहम करते रहें। लेकिन एसआईपी का रूल बहुत अहम है, सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। यही जब आप बूढ़े होंगे और जब ज़रूरत पड़ेगी तो आप सिस्टमेटिक विड्रॉल प्लान भी इस्तेमाल कर सकते हैं। यानी जवानी में जब आपने काम किया तो सिस्टमेटिक तरीके से एक ख़ास मुद्दत को, एक ख़ास पीरियड तक के लिए लगातार इन्वेस्ट करते रहे, और जब रिटायरमेंट का टाइम आया तो आप एक सिस्टमेटिक अंदाज में जो है उस पैसे को विड्रॉ भी कर सकते हैं, ताकि ज़रूरत से ज़्यादा पैसा भी आपके पास ना रहे, वो इन्वेस्ट होता रहे और ज़रूरत भी पूरी होती रहे। ज़रूरत से ज़्यादा पैसा आज खर्च करेंगे तो फ्यूचर में प्रॉब्लम होगी, और अगर कम खर्च करेंगे तो भी आज को प्रॉब्लम होगी। तो किस तरीके से तनासुब को मेंटेन करें, ये बहुत अहम है। और जहाँ तक ज़रूरत है वहाँ पे इंश्योरेंस वगैरह का भी ध्यान रखें। हमारे उलेमा ने आजकल तो हेल्थ इंश्योरेंस भी
मेरी स्ट्रीम के हेल्थ इंश्योरेंस को भी जायज़ करार दिया है। आप अगर चाहेंगे तो उसमें इस्लामिक फ़िक़्ह एकेडमी वगैरह के जो जो नोट्स हैं या जो उनकी तालीमात हैं उसमें गौर कर सकते हैं। चूँकि आज वो मौजू नहीं है, इसलिए मैं उस मौजू पे डिटेल में नहीं जाऊंगा जो शरिया कंप्लाइंट इन्वेस्टमेंट ऑप्शन इंश्योरेंस ऑप्शंस हैं। लेकिन इतना तय है कि हमारे मुल्क में तकरीबन 7 से 8 करोड़ लोग जो है हर साल खित्ते गुर्बत के नीचे चले जाते हैं, इसलिए कि उन्होंने अपनी सेहत का ख्याल नहीं रखा होता है या सेहत पे आने वाले अखराजात का इंतज़ाम वो नहीं कर पाते हैं। और जिसकी वजह से जब खुदा न खास्ता कोई मुश्किल पेश आती है सेहत के ताल्लुक से, चाहे वो कमाने वाले के लिए हो, चाहे घर के किसी और फर्द के लिए हो, तो ऐसी सूरतों में उनको जो है वो कर्ज लेना पड़ता है, और वो कर्ज बड़ी महंगी शरह सूद पे आते हैं। एक आम तौर से लोग समाज में मदद नहीं कर पाते और या करना नहीं चाहते। तो ऐसी सूरत में लोगों को जो है फिर इंटरेस्ट पे लोन लेना पड़ता है, और वो बहुत महंगे होते हैं, और जिसकी वजह से जो है पूरी फैमिली को नुकसान का सामना करना पड़ता है। और अक्सर लोग जो है वो गुर्बत में चले जाते हैं, और सालों की मेहनत जो है वो चंद महीनों में या हफ्तों में या दिनों में जो है वो खराब हो जाती है, बर्बाद हो जाती है। तो हमें ये चाहिए कि अपनी सेहत का और सेहत को प्रोटेक्ट करने के लिए जो भी जायज़ तरीके हैं, या जो भी जिसको भी उलमा ने अप्रूव कर रखा है, उस तरीके से जो है हम इंश्योरेंस को हासिल करें और अपनी सेहत का ख्याल रखें। एक बहुत अहम चीज़ जो हम अक्सर जो है वो ध्यान नहीं रखते, चाहे वो बिजनेस वाले लोग हों, जो छोटी बिजनेस वाले लोग हों, माइक्रो स्मॉल या मीडियम मीडियम इंटरप्राइजेज वाले हों, चाहे वो अफराद हों, फर्द हों, इंडिविजुअल हों, वो अ, कर्ज जब लेते हैं तो वो सूद को कैलकुलेट नहीं कर पाते हैं, और उनको लगता है कि ये तो अदा हो जाएगा, लेकिन ये उनके लिए फैमिली के तौर पे, फैमिली के लिए, उनके लिए बहुत भारी पड़ता है। बहुत सारे तजर्बात हमें हैं हमारे ज़िंदगी से, जहाँ पे किसी शख्स ने जो है वो 10,000 रुपया लिया है। अब वो 10,000 रुपये पे जो है वो हज़ारों रुपए का जो है वो सूद दे चुका होता है, और 10,000 रुपये बचा भी रहता है। तो इस तरीके से जो है वो ज़्यादा सूद वाले जो जो मार्केट में मिलते हैं लोग, वो कहते हैं कि आप इतना ले लो, दिन भर में हमें इतना दे देना। अगर 1,000 रुपये दिया है तो शाम को जो है आपको 800 रुपये मिलेंगे, और फिर शाम को आपको 2,000 रुपये वापस देने हैं। तो 1,000 रुपये के ऊपर जो है 200 रुपये आप रोज़ दे रहे हैं। अगर आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये बहुत महंगा पड़ता है। और ख़ास तौर से इसमें जो है इसका शिकार जो है औरतें भी हो जाती हैं, जो हिसाब नहीं लगा पाती हैं कि वो कितना सूद दे रही हैं, या मजबूरी में जो है पूरी फैमिली आ जाती है, चाहे मर्द हों चाहे औरत हों, और वो सब लोग जो है, तो जो है फैमिली को पूरी तकलीफ हो जाती है। बच्चों को स्कूल छूटने की नौबत आ जाती है, जो बच्चे पढ़ाई कर रहे होते हैं उनको काम पे लगाने की मजबूरी आ जाती है, और इस तरह से पूरी फैमिली की जो प्लानिंग होती है वो ख़राब हो जाती है। तो हमें बहुत ध्यान रखना है कि जो सूदी कर्ज है उससे बचें, और बचत की आदत को बरकरार रखें, ताकि हमारी अपनी फाइनेंशियल जो इंडिपेंडेंस है हम उसको जो है मेंटेन कर सकें। एक और अहम जो पॉइंट है वो इस जुमर में, वो ये है कि हम हर 6 महीने या साल भर के अंदर जो है अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग का जायज़ा भी लेते रहें कि हमारी फाइनेंशियल प्लानिंग जो थी वो सही से काम कर रही है या नहीं कर रही है, क्या उसमें कोई तब्दीली की ज़रूरत है, क्या उसको उसको रिविजिट करने की ज़रूरत है, रिव्यू करने की ज़रूरत है, दोबारा देखने की ज़रूरत है। तो ये भी बहुत अहम है कि हम जो है 50, 30 और 20 के फार्मूले के साथ शुरू करें। छोटा सा भी अमाउंट अगर हो तो हम उसको एसआईपी के ज़रिए इन्वेस्ट करें। जिस जगह इन्वेस्ट करना है हम लोगों से, इन फाइनेंशियल एक्सपर्ट से पता कर लें कि वो हमारे रिस्क रिटर्न प्रोफाइल के साथ मैच करता है कि नहीं करता है, और उसके बाद जो है लगातार उस पे अमल पैरा रहें, और कोशिश करें कि हम कर्ज से जितना हो सके बचें। क्योंकि जितना कर्ज से बचेंगे उतना आपके फ्यूचर इनकम जो है, कर्ज, आज का कर्ज जो होता है वो आपके फ्यूचर आमदनी को खा जाता है। तो फ्यूचर की आमदनी को खाने से बचाने के लिए हमें कर्ज से बहुत बचना है। और इसके शरई अहकामात भी बहुत अहम हैं। एक एक और हदीस इसमें मैं आपको बताता चलूं कि किसी शख्स ने अगर कोई शहीद भी हो जाता है तो भी उसका कर्ज माफ नहीं होता है, और कर्ज जो है जब तक अदा नहीं होगा उस शख्स की जो है वो दुनिया तो दुनिया, आखिरत भी जो है उसकी रिस्क में रहती है। तो हमें चाहिए कि कर्ज से बचें, और सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान वगैरह को जो हमारे हिसाब से मुनासिब हैं
उसमें इन्वेस्ट करें और फिर कोशिश करें कि हर 6 महीने से या साल भर के अंदर जो है अपने एक फाइनेंशियल प्लान का भी हम जायजा लेते रहें। एक और केस स्टडी है। ये मिसेस शर्मा हैं, तवील मुद्दती मंसूबा रखती हैं। इनका एक मकसद तो ये है कि बच्चों की आला तालीम हो, और अब इसके लिए ये क्या करें। दूसरा मकसद ये है कि अगर इनको जब रिटायरमेंट हो तो इनके लिए सिक्योरिटी हो। तीसरा तीसरा जो इनका हदफ है या इनका गोल है या एम है, वो ये है कि दौलत की जो है वो वेल्थ क्रिएशन जिसे हम कहते हैं, दौलत की तख्लीक होती रहे, वेल्थ क्रिएट होता रहे। सिर्फ ये नहीं कि जब ये कमा रहे हैं वेल्थ क्रिएट हो रहा है, इनका वेल्थ जो है इस तरीके से मार्केट में लगाया जाए, इस तरीके से उसको इस्तेमाल किया जाए कि वो वेल्थ भी अपने आप में वेल्थ को क्रिएट करे, जिसके लिए हमने कंपाउंडिंग इम्पैक्ट की बात की। और फिर जो है ख़ानदान का तहफ़्फ़ुज़, पूरी फैमिली का जो है वो फाइनेंशियल सिक्योरिटी जो है, ये जो है ये चार ज़रूरियात हैं उनकी। चार तरह के उनके मकासद हैं। अब अगर चार तरह के मकासद हैं तो चारों के लिए एक तरह की स्कीम नहीं हो सकती, एक तरह की स्ट्रेटजी नहीं हो सकती है। आपको अपने मकासद के हिसाब से अपने स्ट्रेटजी को चूज करना पड़ेगा। तो बच्चों की आला तालीम के लिए जो है वो SIP अगर करें, सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, जैसा कि मैंने बताया कि 15 लाख अगर चाहिए तो आपने जो है शुरू में अगर इन्वेस्ट करना शुरू कर दिया है तो फिर आपको जो है 2,400 रुपये से भी काम चल जाएगा। और अगर आपने देर किया है तो 20,000 रुपये भी काफ़ी हो सकता है कि नाकाफ़ी हो जाएं। तो इसमें SIPs करें सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान के जरिए। इंडेक्स फंड है, चाइल्ड एजुकेशनल फंड है, और इस तरह के बहुत सारी स्कीम हैं जो आपके लिए मुनासिब हो। वो तो आप अपने इन्वेस्टमेंट एडवाइजर से या रिस्क को पढ़ने के बाद तय कर सकते हैं। लेकिन ये प्रोडक्ट जो है SIP जो है बच्चों की तालीम के लिए बहुत अच्छा रहता है। जो रिटायरमेंट का जो मामला है, रिटायरमेंट की जो सिक्योरिटी है कि अगर रिटायरमेंट हो रहा है तो उस वक्त तक एक आमदनी का जरिया बन जाना चाहिए, ताकि जब हम काम नहीं कर रहे हैं तो हमारा पहले का कमाया हुआ माल जो है वो हमारे आने वाली ज़िंदगी में काम आए, और हमारे रिटायरमेंट के जिंदगी के दौर में भी वो काम आए। तो इसके लिए जो है नेशनल पेंशन स्कीम है, गवर्नमेंट की स्कीम है। और इसमें भी NPS में भी बहुत सारी इन्वेस्टमेंट स्कीम्स आ गई हैं, जिसमें जो है जो आम तौर से जो कम्युनिटी के जो इन्वेस्टर होते हैं, जो उनके खदशात होते हैं, उनका इलाज यहाँ पे मुमकिन है। सो म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट हो सकता है SIP के जरिए, नेशनल पेंशन स्कीम में भी इन्वेस्टमेंट हो सकता है, और ये जो है रिटायरमेंट सिक्योरिटी के लिए होते हैं। तवील मुद्दत जो वेल्थ क्रिएशन की बात हो रही है, तवील मुद्दती दौलत की तख्लीक की बात जब हम करते हैं, तो इसके लिए हमें आम तौर से जो फाइनेंशियल एडवाइजर्स तजवीज़ करते हैं वो ये कहते हैं कि इक्विटी फंड प्लस रिस्क बैलेंस हो। यानी एक फिक्स्ड इनकम हो और एक जो है वो रिस्क बेस्ड इनकम हो। तमाम फिक्स्ड इनकम जो है वो नॉन कंप्लायंट नहीं होती हैं। बहुत सारे जो है फिक्स्ड इनकम है वो कंप्लायंट भी होती हैं। और जो लोग कंप्लायंट कॉन्शियस नहीं हैं उनके लिए जो है वो इक्विटी एंड डेट का एक तनासुब होता है, जिसको वो अगर फॉलो करते हैं तो फिर वो एक पोर्शन जो है इक्विटी का रखते हैं, एक पोर्शन डेट का रखते हैं। मार्केट अगर अच्छी है तो इक्विटी से फ़ायदा होता है, और मार्केट अगर ख़राब है तो डेट से प्रोडक्शन मिलता है। और इस तरह से वो जो है रिस्क को बैलेंस करने की कोशिश करते हैं और अपने लिए तवील मुद्दती जो है वेल्थ क्रिएशन का इंतज़ाम करते हैं। ख़ानदानी तहफ़्फ़ुज़ के लिए भी जो है मुख्तलिफ़ किस्मों के इंश्योरेंस स्कीम हैं, और वो कॉम्प्रिहेंसिव हेल्थ केयर भी प्रोवाइड करती हैं। तो इसके ज़रिए जो है वो इसमें बहुत सारी स्कीमें हैं, चाहे टर्म इंश्योरेंस हो सकती है। इसके अलावा जो है आपके और भी बहुत सारे तरह की स्कीमें हैं। चूंकि ये प्रोग्राम इन्वेस्टमेंट एडवाइस का नहीं है इसलिए हम उसके डिटेल में नहीं जाएंगे, लेकिन ख़ानदान को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने के लिए लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट प्लान जो है वो हमारे लिए मुस्तहकम नतीजा लाता है, और मुस्तकबिल को जो है हमारे प्रोटेक्ट करना है, हमारे जो फाइनेंशियल मुस्तकबिल है उसको प्रोटेक्ट करता है। एक और केस स्टडी, अगर कोई 28 साल की उम्र की बच्ची है, नौजवान बच्ची है, और वो पेशेवर खातून है, काम करती हैं, तो फर्ज कीजिए कि उनकी आमदनी जो है वो बेंगलोर में रहती हैं और उनकी 90,000 माहाना की आमदनी है। और उनको जो है हदफ क्या है कि 2.25 लाख रुपए का इमरजेंसी फंड बनाना है, और इसके लिए जो है उनको SIP शुरू करना है। तो मौजूदा जो बजट है उसके हिसाब से 90,000 के हिसाब से 37,000 तो उनको 37,500 रुपये उनको अपनी ज़रूरियात पे खर्च करने हैं। फिर ख्वाहिशात जो हैं उस पर 22,500 हैं।
इमरजेंसी फंड उनके जो है वो 15,000 हैं, जो कि बजट का तनासुब अगर देखेंगे तो 16% होता है। अब इनको जो है वो क्या क्या इकदाम करने हैं, उसमें इनको जो है 16,000 में जो उनका बचत है उनकी, उसके हिसाब से क्या एग्जाम करने इंतजाम करने हैं। 15,000 के आसपास जो है वो लिक्विड फंड में अगर डालते हैं तो 15 माह में इतनी जो है जो आपकी रिक्वायर्ड है वो तैयार हो जाएगी। अगर 12,000 रुपये महीना, अगर महीने के हिसाब से आप SIP करते हैं तो वो जो है इंडेक्स फंड में जो है हो जाएगी। और अगर 3,000 करते हैं तो फिर आपके वो NPS जो है हमारा नेशनल पेंशन स्कीम है, उसमें जो है उसमें कवर हो जाएगी। तो इस तरीके से जो है वो अपनी आमदनी का ख्याल रखना, आमदनी के जो है फिर मुख्तलिफ जो ज़रूरियात हैं उनके हिसाब से आमदनी को जो है बांटना, और फिर बचा हुआ जो जो सेविंग है उसको सही तरीके से इन्वेस्ट करना, ये जो है बहुत अहम हो जाता है। अगर आप हमारे मुल्क में अखराजात का जायज़ा लें कि आम तौर से लोग किस तरीके से खर्च करते हैं, या उनका खर्च करने का पैटर्न किस तरीके से है, और खर्च करने के वक्त जो है अ, शहरी इलाकों में और देहाती इलाकों में क्या फ़र्क है, तो ये हमारे पास 2023 और 24 की रिपोर्ट है, जिसमें पता चलता है कि तकरीबन जो है औसत महाना जो है हमारा जो जो एक्सपेंडिचर है, जो रोज़मर्रा के अखराजात हैं, वो तकरीबन 4,122 रुपये देहाती इलाकों में हैं, और शहर में तकरीबन 6,996 हैं। तो समझिए कि 4,000 देहातों में जो है तकरीबन औसत एक्सपेंसेस जो है हमारे पास 4,000 हैं, और शहर में जो है तकरीबन 7,000 के होंगे। और इसमें से अगर आप गौर करें कि 4,122 रुपये जो खर्च किए जा रहे हैं दही घरानों में, उनमें से 47% के जो अखराजात हैं वो हमारे खाने पीने पे हैं, यानी रफली अबाउट 50% तकरीबन पहुंच जाएगा। जो है वो रोज़मर्रा अखराजात जो है खुराक पे हो रहे हैं। और जो 52% जो बच जाता है 47 के बाद, वो गैर खुराकी अशिया पे हैं। जबकि शहरी घरानों में अगर आप देखें तो ये तनासुब थोड़ा सा मुख्तलिफ हो जाता है। यहाँ पे तकरीबन 40% जो है वो खुराक पे एक्सपेंस हैं। खाने पीने के जो एक्सपेंसेस हैं वो 39.68% हैं। और तकरीबन 60% जो हमारे एक्सपेंसेस हैं शहरों में, वो जो है गैर खुराकी नॉन फूड आइटम्स हैं, जिनको हम कहते हैं। और गैर खुराकी अखराजात में जो है ख़ास तौर से जो है वो ट्रांसपोर्ट है, कपड़े लत्ते हैं, घरों का इंतज़ाम है, तफरी है, और इस तरह के मुतफर्रिक अशिया हैं। और इसमें बाज़ मरतबा पायदार सामान भी शामिल हैं, जिसको हम कहते हैं कि लॉन्ग टर्म एसेट्स। शहरी इलाकों में किराया गैर खुराकी अखराजात का तनासुब जो है तकरीबन 7% होता है। जैसा कि पता है कि शहरी इलाकों में जो है घरों की किल्लत होती है, तो लोग जो है शहर में कमाई तो मिल जाती है लेकिन घर नहीं मिल पाते। तो लोग जो है कितना हिस्सा जो है अपनी कमाई का वो घरों के ऊपर खर्च करते हैं, ये 7% के आसपास होता है। और घरेलू सतह पर जो खपत है सारिफाना अखराजात की, वो तकरीबन 60%, GDP का तकरीबन 60% है। तो जो हमारे मुल्क की GDP है, जिसको हम ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट कहते हैं, और इसमें जो है जो हमारा जो फूड एक्सपेंसेस है वो तकरीबन 60% है। दैट मीन्स कि हम लोग अभी भी जो है हमारा मुल्की तौर पे भी और इनफरादी तौर पे भी जो है एक बड़ा हिस्सा जो है हमारे आमदनी का, वो खाने पीने की ज़रूरियात को ही पूरा करने में खर्च हो जाता है। बेहतर बनाने के लिए जो माली मंसूबा है, उसको बेहतर बनाने के लिए हमें क्या क्या तजावीज़ हमारे लिए हैं, इसमें तो एक तो ये है कि हम जो है वो अपनी सेविंग को ऑटोमेट करें। अपने ऑटोमेट करने का मतलब ये है कि अपनी सेविंग को जो है बैंक में से ही, जब जहाँ सैलरी आती है वहीं से एक अमाउंट जो है हम कह दें कि हमेशा जो है वो सेविंग में चला जाएगा, उसको हम अलग से रखें। और इसमें कोशिश करें कि मुस्तकिल मिजाजी भी रहे।
और कोशिश ये भी करें कि जो हमारे अखराजात हैं, जिस पे मैं बात कर चुका हूँ पहले ही अच्छी खासी, कि उसकी निगरानी हम अच्छे से करें। अखराजात को ट्रैकिंग एवरी रुपी, डोंट मिस ट्रैकिंग इट। ख्वाहिशात का जहाँ तक मामला है, अगर हमें बुनियादी ज़रूरतें नहीं पूरी हो रही हैं तो ख्वाहिशात को कम करें और फंड की बचत की तरफ जो है ज़्यादा ध्यान दें। और एक और जो अहम चीज़ है, वो जो काम आती है, वो ये होता है कि अपने बजट को रिव्यू करें और फ्लेक्सिबल रहें और एडजस्ट करें। कभी कभी जो है 20% का टारगेट पूरा नहीं कर पाए, तो उस वक्त अगर ज़्यादा हो गया, तो आइंदा जब हमारे पास एक्सपेंसेस आते हैं तो 20% के टारगेट को हम पूरा कर पाने की पोजीशन में हैं कि नहीं है, या हम कैसे कर सकते हैं। इसके लिए अपने को एडजस्ट करना है और अपनी अपने लिए अपने खुद को जो है वो फ्लेक्सिबल रखना है कि हम जो है इसको कर सकें। जहाँ जहाँ ज़रूरत हो वहाँ पे जो है हम एक्सपर्ट्स से फ़ायदा उठाएं, एक्सपर्ट्स से एडवाइस लें। अक्सर जो है हमने गौर किया है, पाया है कि लोग जो है, लोगों के पास जब पैसे आते हैं तो या तो वो ऐसी जगह इन्वेस्ट कर लेते हैं जहाँ पे उनको फ़ायदा नहीं मिलता है, या उनका पैसा फंस जाता है। और कई मर्तबा तो ऐसा भी देखा गया है कि वो पॉन्जी स्कीम्स में लोग जो है फंस जाते हैं, यानी ज़्यादा नफ़े के लालच में, अनरेगुलेटेड स्कीम में जो लोग धोखा देने आते हैं, या मजहबी तौर पे कहते हैं कि ये शरिया कंप्लाइंट ऑप्शन है, और अ, और लोग उसमें फंस जाते हैं। तो कभी भी इस तरह की अगर स्कीम आती हैं तो हमें ये ध्यान रखना है कि हम पता करें कि वो लोग स्कीम जो है रेगुलेटेड है कि नहीं है। क्योंकि हमारे मुल्क में फाइनेंस का कोई भी बिजनेस हो, फाइनेंस के ताल्लुक से जितने भी बिजनेस हैं, वो किन्हीं किन्हीं न किन्हीं इदारों से रेगुलेटेड होंगे। चाहे वो सेबी रेगुलेट कर, चाहे वो चाहे वो जो है आरबीआई रेगुलेट कर रहा होगा। और अगर कोई इदारा रेगुलेटेड नहीं है और हमें कितना भी हाई रिटर्न बता रहा हो, एक्सक्यूज मी, तो हमें उससे बचना चाहिए, क्योंकि वो हमारे लिए बहुत नुकसानदेह साबित हो सकता है। और जब भी कभी ज़रूरत पड़े, फिर हम जो है अब एक्सपर्ट्स का भी मशवरा लें। और आजकल जो है एक्सपर्ट्स हर हर बड़े शहर में मिल जाते हैं, और अगर आप चाहें तो फ़ोन के ज़रिए भी मशवरा कर सकते हैं। और ध्यान रखें कि जिनसे मशवरा कर रहे हैं वो लोग भी रेगुलेटेड होने चाहिए, क्योंकि हमारे मुल्क का जो रेगुलेटर है वो फाइनेंशियल एडवाइज़र को भी रेगुलेट करता है कि वो क्या चीज़ें एडवाइस करेंगे और किस तरीके से एडवाइस करेंगे, और उनकी तालीम और तरबियत का भी इंतज़ाम करता है। तो न ये कि सिर्फ उन पे पाबंदी लगाता है कि आप क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे, बल्कि उनकी तालीम और तरबियत का भी इंतज़ाम करता है, ताकि वो आपकी ज़रूरत के हिसाब से, आपकी सहूलत के हिसाब से, वो जो है आपके लिए मुनासिब तरीक़ाकार जो है फाइनेंशियल सेविंग का, फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट का बता सकें। तो अभी हम अपने लास्ट पे तकरीबन आ चुके हैं। हमारा आखिर का, मैं जो है आज हमने जो बात की है वो मैं उसको रिपीट भी कर रहा हूँ ताकि हमें ध्यान रहे कि सबसे पहले तो हमें अपने जो है वो माली मंसूबे को बेहतर बनाने के लिए जो तजावीज़ पेश की गई हैं, उनमें हमें ध्यान रखना है कि सबसे पहले हमारी प्रायोरिटीज़ सेट हो जाएं, और प्रायोरिटीज़ सेट होने के बाद हम सिस्टमेटिक तरीके से जो है वो इन्वेस्ट करें। और फिर स्लोली जो है जहाँ तक मुमकिन हो सके हम अपनी सेविंग्स को जो है वो बढ़ाते जाएं। सालाना जो है हमारी सेविंग के जो शरह है, जो जो सेविंग रेट है, वो हमारा जो है वो बढ़ते रहना चाहिए। और हम जो है अपनी ज़रूरत के हिसाब से, सेहत के हिसाब से, उम्र के हिसाब से जो है वो एक बैलेंस पोर्टफोलियो तैयार करें। हर सूरत में जो है हम इमरजेंसी के लिए फ़ंड बना के रखें, ताकि कभी अगर इमरजेंसी आन पड़े तो हमें किसी और के सामने हाथ ना फैलाना पड़े और अपनी फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस को खोना ना पड़े। कर्ज के लिए मैंने बात की कि बहुत ध्यान रखें कि कर्ज के जो है वो ख़ास तौर से जो बहुत कंपाउंडिंग इंटरेस्ट वाले कर्ज होते हैं, उससे जितना हो सके हम उससे बचें। और इस तरह की जो है गैर ज़रूरी अखराजात से भी बचें। सरमायाकारी ऐसी जगह करें जहाँ पे वो री इन्वेस्ट हो और कंपाउंडिंग इम्पैक्ट हमारे पास हो। और साथ ही साथ जो है हम अपने रिटायरमेंट का मंसूबा भी बनाएं, और अपनी फैमिली के लिए जो है बेहतर फाइनेंशियल फ्यूचर को जो है यकीनी बनाएं। और रोड मैप के तौर पे अगर आप बात करेंगे तो हमें माली मनसूबा बंदी जो है हमारे लिए आज़ादी और पायदारी और जहनी सुकून के हुसूल के लिए बहुत ज़रूरी है। और इसमें इसके लिए हमें जो है आसान तरीके से हमें इसका आगाज़ करना है।
हमें कोशिश करनी है कि 50, 30 और 20 का जो फॉर्मूला हमने आज बात की है उस पर हम अच्छे से अमल कर सकें, और इसी तरीके से कम 20% अपनी जो आमदनी है उसको सेव करें, और फिर अपनी ज़िंदगी को जो है को तब्दील करने के लिए जो है मुसलसल इक़दामात करें। और बड़ी तब्दीलियों में शामिल होने से पहले हमें चाहिए कि हम जो है छोटी छोटी सेविंग्स को जो है लगातार बढ़ाते रहें, ताकि हमारा पैसा महफूज रहे और हमारे अपने ज़िंदगी के फैसले हमारे अपने हाथ में रहें। और ये जो है ये तमाम चीज़ें जो है वो हमारे फाइनेंशियल प्लानिंग पे इम्पैक्ट डालती हैं, हमारे बजट के सिस्टम पे इम्पैक्ट डालती हैं, और हमारे बजट के बचत के सिस्टम को जो है वो अच्छे तनासुब में रखती हैं। और इस तरीके से जो है हम अपने मुल्क को भी और अपनी अपनी ज़िंदगी को भी एक अच्छा फाइनेंशियल फ्यूचर दे पाएंगे। तो आई विल स्टॉप हियर एंड yes, I'm available for any questions and answer that you may have for me. Thank you very much, Sahil and Mansi and everyone, for your support and encouragement. And I hope that this program was conducted as per the expectations NISM has for us. Thank you very much. Uh, I'm now open for questions. Yes. So now I request attendees to ask their question in Q&A section so that sir can address those questions. There is already one question, sir, in Q&A. You It can is take. it. Acha, Yes. okay. Let me see. How about digital gold? Can we invest in those? I'm asking from a long-term investment point of view. Uh, and the second question is, will we get recording of this? So Sahil can answer the second question, whether recording is going to be made available or not. जहाँ तक इन्वेस्टमेंट का ताल्लुक है, हमने प्रोग्राम के शुरू में भी बता दिया था कि जो सेबी का जो प्रोग्राम है या एनआईएसएम का जो प्रोग्राम है वो इन्वेस्टर अवेयरनेस के लिए है। तो हम जो है किसी भी तरह के इन्वेस्टमेंट स्कीम को लेकर के ख़ास तौर से हम यहाँ पे जवाब नहीं देना चाहेंगे। उसकी वजह यह है कि हम नहीं चाहते कि इस प्रोग्राम को, जो कि आमतौर से लोगों की भलाई के लिए, जनरल अवेयरनेस के लिए क्रिएट किया गया है, उसको हम इन्वेस्टमेंट एडवाइस के तौर पे जो है कन्वर्ट करें। तो मैं इस सवाल का जवाब नहीं देना चाहूँगा साहिल। ठीक है सर। और and the question which were asked regarding the recording, yes, so recording will be provided of this session. You can visit NISM website or YouTube channel. So there you will be able to find the recording of this session. So let me see if I have any other question. No. So sir, until the attendees ask their questions, I would like to request you to touch upon the key takeaways or the session highlights until this means Okay, until the attendees Sahil, ask did I their miss a question. question? No, so you didn't miss any question, but Hmm. as we can see, there were only two questions in the Q&A, Yes. and those you have already answered. So जब तक attendees और question पूछे, आप session highlights या फिर key takeaways जो attendees को एक ध्यान रखना चाहिए वो आप कह सकते हो सर। हाँ, तो Yes. इसमें जो मैंने कोशिश की बताने की वो यही है कि हमें पहले तो अपनी इनकम का जायजा लेते रहें हम, नंबर एक। नंबर दो, हम जो है वो इनकम का जो हमने 50, 30, 20 का जो तनासुब बताया है कि हम कितना ज़रूरतों पे खर्चा करें और कितना बचाने की कोशिश करें, और उन दोनों के बीच में जो हमारी वांट्स हैं उसी को ज़्यादा मैनेज करें। हम ज़रूरतों को भी कम नहीं कर सकते और हम सेविंग को भी हमें बिल्ड करना है। तो जो बीच का हिस्सा है 30%, कभी ज़रूरतों पे अगर ज़रूरत अगर आन भी पड़े तो वो 30% जो बीच वाला हिस्सा है उसी से हम एडजस्ट करें। कोशिश करें कि हमारी ज़रूरतों पे फ़र्क ना पड़े और हमारी सेविंग पे फ़र्क ना पड़े। तो 50, 30 और 20 में से जो 30% वाला हिस्सा है उसी में से हम प्ले करें, ताकि हमारे जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, जो जिंदगी में ज्यादा इंपॉर्टेंट चीजें या तो आज है या फ्यूचर है, इन दोनों पे जो फर्क नहीं पड़ना चाहिए। फ्यूचर के लिए हम सेविंग बिल्ड कर रहे हैं और आज के लिए जो है हमारे अखराजात हैं वो इम्पैक्ट नहीं होने चाहिए, वरना हमारी बुनियादी चीज़ों पे फर्क पड़ेगा। तो हमें चाहिए कि हम एक तो अपनी इनकम का जायजा लें, नंबर एक। 50, 30% और 20% वाले फॉर्मूले पे अमल करें, नंबर दो। नंबर तीन जो है वो हम एसआईपी के जरिए, खासतौर से सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान के जरिए, अपने फ्यूचर के जो हमारे हदफ हैं या टारगेट्स हैं या गोल्स हैं
उनके लिए छोटी सेविंग करें और लंबे प्लानिंग करें। हम ऐसा ना करें कि हम आखिर में जाके काम कर लेंगे। हम कोशिश करें कि जो काम अगर हमें 10 साल के बाद करना है उसका प्लानिंग को उसको कैलकुलेट करें और आज ही से हम उसके लिए सेविंग शुरू कर दें, भले ही से वो 1,000 रुपये हो, 2,000 रुपये हो। लेकिन जब आपको फ्यूचर में जरूरत पड़ेगी तो पता नहीं चलेगा, लेकिन आज का 1,000 रुपये, 2,000 रुपये अपने कंपाउंडिंग इम्पैक्ट के साथ जो है वो ज़्यादा काम आएगा। और इसी तरीके से जो है अपनी सेहत का ख्याल रखें, और सेहत जब रहेगी तो आप कमा पाएंगे। सेहत का ख्याल रखने के लिए आपको फाइनेंशियल सेविंग भी चाहिए होगी और आपको फाइनेंशियल रिस्क मैनेजमेंट टूल्स का भी इस्तेमाल करना पड़ेगा। और फाइनली जो मैंने बात बात की थी कि जो हाई इंटरेस्ट कॉस्ट या हाई फाइनेंसिंग कॉस्ट डेट से बचें। जितना आप कर्ज से बच पाएंगे उतना ज़्यादा आपका फाइनेंशियल लाइफ आपके अपने कंट्रोल में होगी, आप आज़ाद रहेंगे, खुद मुख्तार रहेंगे, और आप जो है अपनी ज़िंदगी को, अपने शौक़ को हर तरह से पूरा कर पाने के लिए खुद कफ़ील होंगे। तो इम्पॉर्टेंट चीज़ें ये हैं कि हम इन सब चीज़ों का ध्यान रखें और जब ज़रूरत पड़े तो हम एक्सपर्ट से एडवाइस लेने में इसमें कोई कोताही ना करें। फाइनेंशियल फील्ड के जो ट्रेंड लोग हैं वो इस मामले में माहिर होते हैं कि आपकी ज़िंदगी, आपके इनकम, आपकी सेहत और आपकी फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को ध्यान में रखते हुए आपके लिए कितना सेविंग ज़रूरी है और किस तरह की सेविंग ज़रूरी है और किस तरह के प्रोडक्ट हैं ज़रूरी हैं आपके लिए, मार्केट में अवेलेबल हैं, आप उनसे किस तरीके से फ़ायदा उठा सकते हैं, और टैक्स सेविंग प्लान किस तरह से आपके लिए फेवर में काम आएंगे। इन तमाम चीज़ों के बारे में आपको जो है वो एक्सपर्ट्स बताएंगे और आप उनसे जो है राब्ता करें और उनसे उनके मशवरे से फ़ायदा उठाएं। Yes, sir. So there are few more questions. I think we can take those questions and wind up the session. ओके ओके। Yes. हाँ, प्लीज नेम द शरिया कंप्लायंस हेल्थ एंड लाइफ इंश्योरेंस। अब्दुल गफूर साहब ने पूछा है। अब्दुल गफूर साहब माफ़ कीजिएगा, इस प्रोग्राम की नौयत ऐसी है कि मुझे इजाज़त नहीं है कि मैं किसी स्कीम का नाम ले सकूं। साहिल, मैं राइट हूं ना? Yes, sir. Yes, sir. I mean, हाँ, हमें गफूर साहब इजाज़त नहीं है इस बात की कि हम किसी पर्टिकुलर स्कीम के नाम से ये प्रोग्राम कर सकें। ये प्रोग्राम जो है आवाम की भलाई के लिए किया गया है और यहाँ पे हमें इस बात की इजाज़त नहीं है कि हम किसी कंपनी का, किसी प्रोडक्ट का नाम ले सकें। लेकिन उसूली तौर पे हम बात कर सकते हैं। इब्राहिम साहब का सवाल ये है कि 40 ईयर्स की एज, 50,000 की सैलरी, व्हाट अबाउट SIP वैल्यू फॉर हाउ मच ईयर्स? देखिए इब्राहिम साहब, ये सवाल ऐसा है कि इसका तो आप जवाब आप भी थोड़ा सा अपनी मेहनत करें इसको। अगर आप 40 साल की उम्र में भी अगर 50-30-20 करके देखें और फिर ये देखें कि क्या आपकी ज़रूरियात और जो वांट्स हैं उनमें से कुछ चीज़ें आपको मौखर कर करके 20% वाले फिगर को आप बढ़ा सकते हैं क्या? और अगर आप बढ़ा सकते हैं तो फिर अपने मिजाज के लिहाज से और अपने घर के कंडीशन के हिसाब से फिर जो है आप SIP को चूज करें, वो आपके लिए ज़्यादा बेहतर रहेगा। समीउद्दीन साहब पूछ रहे हैं कि कैन वी इन्वेस्ट थ्रू एप्स? तो यहाँ पे भी जो है मैं माजरत ख्वाह हूँ कि मैं जो है वो इसका जवाब देना मेरे लिए मुनासिब नहीं है, क्योंकि प्लेटफॉर्म जो है NISM का है। लेकिन यह है कि सेबी इतना ज़रूर ध्यान रखना है कि आप जो है किसी को भी एडवाइज़र के तौर पे या ऐप के तौर पे इस्तेमाल करें तो इस बात का ध्यान रखें कि वो सेबी से या जो हमारे जो रेगुलेटर है जिसको हम सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया कहते हैं, उससे अप्रूव्ड होना चाहिए, उससे रजिस्टर होना चाहिए, उससे जो है सर्टिफाइड होना चाहिए जो भी वो काम कर रहा है, तो ताकि कहीं आप धोखे में का शिकार ना हो जाएं। तो बहुत सारे ऐसे भी ऐप हैं जो हमें पता नहीं चलता लेकिन वो अप्रूव्ड नहीं होते और वो लोगों को जो है वो धोखा दे करके पैसे ले जाते हैं। और आपको पता है कि हमारे मुल्क में जो है वो डिजिटल अरेस्ट नाम के बहुत सारे स्कैम हैं, और वो कहाँ से आते हैं? वो इन्हीं ऐप्स के जरिए इंफॉर्मेशन लेते हैं, पता लगाते हैं किन के पास पैसे हैं, किन के पास नहीं है, फिर उनके साथ जो है फ्रॉड करते हैं। तो जब भी आप ऐप्स का इस्तेमाल करें, बहुत मोहतात होकर के ऐप्स का इस्तेमाल करें, ताकि जो है वो आप किसी भी तरह के नुकसान से जो है अपने आप को बचा सकें। हाँ, शुएब साहब पूछ रहे हैं कि हेल्थ इंश्योरेंस की परमिसिबिलिटी या नॉन परमिसिबिलिटी के बारे में। तो यहाँ पे जो है इस्लामिक फ़िक़्ह एकेडमी की जो बॉडी है उसने हेल्थ इंश्योरेंस के मामले में जो है वो मेन स्ट्रीम इंश्योरेंस प्रोडक्ट को भी जायज़ करार दिया गया है। अगर आप उनकी वेबसाइट पे जाएंगे या उनसे मुंसलिक किसी भी आलिम से अगर आप कांटेक्ट करेंगे तो वो आपको बताएंगे। ज़ाती तौर पे मेरी राय जो है मैं यहाँ नहीं शेयर करूँगा, क्योंकि ये प्लेटफॉर्म मेरा अपना ज़ाती नहीं है।
लेकिन जहाँ तक उलमा का ताल्लुक है, उन्होंने हेल्थ इंश्योरेंस के बारे में हमारे मुल्क के बाद बड़े उलमा ने जो है इसमें परमिशन दे रखी है, और उसके डिटेल्स आपको इस्लामिक फ़िक़्ह एकेडमी की वेबसाइट पे मिल जाएंगे। एनोनिमस अटेंडी ने पूछा है कि स्टूडेंट्स के लिए क्या है, हमारी इनकम कम है या फिक्स है? फिक्स नहीं है। तो हमें हैबिट जो है अगर करनी है तो इनके इनके ताल्लुक से हम ऐसे ही कह सकते हैं कि आपकी जब भी लमसम इनकम आए तो कोशिश करके जो है आप उसको अपने बैंक अकाउंट से हटा करके कहीं इन्वेस्ट कर दें, ताकि उतना पैसा जो है आपको दिखाई ना पड़े। अक्सर ऐसा होता है कि जब पैसे दिखाई पड़ते हैं तो ज़रूरत जो है कहीं ना कहीं से आ जाती है, या हम जो है ज़रूरत के अलावा भी जो है अपनी वांट्स वगैरह पे खर्चा कर गुजरते हैं। तो हमें चाहिए कि एक जितना भी पैसा अगर हमें लमसम आ रहा है, उसमें से जितना हम बचा सकते हैं उनको कहीं अलग रख दें, और अलग ऐसी जगह रखेंगे जहाँ पे हमारे पास रेगुलर एक्सेस उसकी ना हो, तो ज़्यादा बेहतर हम सेविंग बिल्ड कर पाएंगे। शमसुर रब साहब कह रहे हैं कि थैंक यू फॉर एनलाइटनिंग सेशन रिगार्डिंग फाइनेंशियल प्लानिंग। आई वांट टू नो मोर अबाउट सम शरिया कंप्लायंट हेल्थ इंश्योरेंस अवेलेबल इन इंडिया। Could you please mention some specific policies that we can look into and subscribe to? Thank you in anticipation. Shams Sahab, मैं again I apologize for my inability to tell you, because this program is organized for financial awareness, and by the nature of this program, I am not allowed to mention any particular company, any particular product, any particular scheme. These things, because the purpose is not to popularize or not to market any particular scheme or any particular theme. Only to create, the purpose of this program is only to create information and knowledge for general public. So unfortunately, this time also I am not in position to answer your question. अब्दुल गफूर साहब पूछ रहे हैं हु विल बी द राइट कॉन्टैक्ट। इसमें भी अब्दुल गफूर साहब, हमें ये देखना है कि कौन लोग अप्रूव्ड हैं, कौन अप्रूव्ड हेलो नहीं। सर। अब्दुल गफूर साहब, बहुत सारे लोग जो है वो आपको जो है सेबी अप्रूव्ड एडवाइजर हैं, रिसर्च एडवाइजर हैं, इन्वेस्टमेंट एडवाइजर हैं, और जब भी आप किसी से अप्रोच करें तो आप उनसे पूछ लें कि आर यू अप्रूव बाई सेबी और नॉट। अगर अप्रूव्ड नहीं है तो फिर आपको जो है बचना चाहिए ऐसे लोगों से जो कि फाइनेंशियल एडवाइस भी दे रहे हैं और फाइनेंशियली जो है वो दे आर नॉट अलाउड टू डू दैट। सो हमें इस तरह की चीज़ों से बचना चाहिए। सो दिस वाज द लास्ट क्वेश्चन, एंड इब्राहिम इज सेइंग थैंक यू। सो आई एम ऑल्सो ग्रेटफुल टू यू ऑल फॉर स्पेयरिंग योर टाइम joining this session, and most importantly I am grateful to NISM and its team and its chief, Mr. Sashi Krishna, a very dear friend, for creating this series, and I hope that we have been able to do something for the greater cause and better financial market and for investor production at the same time. Thank you very much, NISM team, for this program. I appreciate a lot, and I am grateful to you for the opportunity. Thank you. Thank you so much, sir.